नीट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 12 करेंगे और टॉपिक 1 को पूरा करेंगे और अगली वीडियो में टॉपिक 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी क्लास 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? जेनस एंड स्पीसीज, फैमिली, ऑप्शन बी ऑर्डर एंड फैमिली, फैमिली एंड जेनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1994 में ये पूछा गया था। तो हमें पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है जेनस पहला वर्ड और दूसरा स्पीसीज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। तो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन क्या है? resemblances in morphology, anatomical and physiological traits, breeding habits या presence और absence of notochord। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1991 का है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि जब नीट के क्वेश्चन है तो उनके ऑप्शंस भी हमें एनालाइज करने हैं। पहले हम लोग इसमें से कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनके बारे में कुछ कुछ आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। उसी तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड जैसा होता है जो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमें ये पता होना चाहिए और इसके बारे में फिर हम लोग और भी स्टडी करेंगे आगे, लेकिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नीट के या फिर मेंस के, एडवांस के कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में उनके ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्शन क्यों है। एक ही सही होगा लेकिन सारे ऑप्शन को हमें ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है। तो जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उसमें उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पेलिंग और सिंगुलर प्लूरल, इन तीन और भी बातें, पर इन तीन का आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, एक क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया मतलब होता है प्लूरल, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है वो पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी क्या होता है बायोलॉजी में। एक इंग्लिश ग्रामर या ग्रामर में भी, किसी लैंग्वेज की ग्रामर का भी मॉर्फोलॉजी होता है, जिसमें हम लोग वर्ड्स के स्ट्रक्चर को, उनके रूट्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। उनके कितने बोन्स हैं या फिर अंदर का स्कल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ऑर्गन्स, वो सब हम लोग स्टडी करते हैं क्या क्या है उसके अंदर और बाहर से वो कैसा दिखता है ना। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पिछला वीडियो 11.10 मतलब क्लास 11 चैप्टर 10 किया था, उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स आया था। तो माइटोसिस, जैसे जब मेटाफेज होता है तो मेटाफेज में हम लोग उसका स्ट्रक्चर, उसके नंबर्स, वो सब अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो वहाँ भी मॉर्फोलॉजी मतलब यही, उसका फॉर्म वो कैसा दिखता है, उसके नंबर कितने, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अब होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, वो सब तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, पर फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि उनके फंक्शन क्या है, वो ऑर्गन फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं। इट फोकसेस ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म्स, organ systems, individual organs, cells and biomolecules carry out different chemical and physical functions in a living system। इसको हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, उनका फंक्शंस क्या है। फिर आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी ही होता है। ठीक है, कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ये ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी है विच इज़ कंसर्न विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, एक शब्द आता है फाइलोजेनी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फाइलोजेनी क्या होता है कि इसको हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री भी बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं, इवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं। इवोल्यूशनरी ट्री से हम समझ जाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिम्स का क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है तो उनके डिसेंडेंट्स कौन थे, क्या क्या स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं दूसरे स्पीसीज से, क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो यहाँ पर मेन या सेंट्रल टॉपिक होता है इवोल्यूशन।
तो ये फाइलोजेनी क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है विच शोज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिटवीन अ सेट ऑफ स्पीसीज और टेक्सा मतलब कैटेगरीज होती हैं, हम लोग देखेंगे। और एनसीईआरटी आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, इसमें बहुत ही ब्रीफ में पढ़ रहे हैं पर एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया गया है। और टेक्सा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल और जेनेटिक, उनके जीन्स डीएनए इन सब में क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इवोल्यूशन के बेसिस पर हम लोग फाइलोजेनी में मतलब ट्री डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। उसके बाद आता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी या बायोसिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्या ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का ही एक ब्रांच होता है जो स्टडी करता है इवोल्यूशनरी ट्रेट्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी मतलब सेल से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट फील्ड्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करके वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता लगाता है। मतलब ये स्टडी जिसमें होती है उसको हम लोग बोलते हैं बायोसिस्टमैटिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आए, हम लोग देखेंगे इसी में। तो और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट and the relationship between the living things through time using phylogenetic trees। मतलब सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स, इनमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट में हो, तो इन सब ऑर्गेनिज्म्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनका ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। क्योंकि एक ओरिजिन होगा, फिर वहाँ से इवॉल्व हो के बहुत समय में वो लोग मतलब डिफरेंट ट्रेट्स को एक्वायर करते हैं, डिफरेंट उनमें फीचर्स एक्वायर होते हैं, ठीक है। तो वो स्टडी करते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स में। और उसी की ब्रांच है बायोसिस्टमैटिक्स, जिसमें सारे फील्ड्स से हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सारे फील्ड्स का यूज़ करके, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, साइटोलॉजी एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो एनसीईआरटी में 4 रूल्स दिए हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा मतलब 8 साल लगभग पुराना है, 8-9 साल, पर फिर भी रीसेंट है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि कौन सा कॉन्ट्ररी है, मतलब कौन सा गलत है नोमेनक्लेचर रूल के हिसाब से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स किस में लिखा रहता है, लैटिन में। मैक्सिमम थोड़ा मतलब कुछ और लैंग्वेज हो सकता है, पर जो मैक्सिमम है और एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लिखा है कि जो भी उसका ओरिजिन है वो लैटिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट लैटिन से ही सोर्स है या फिर लैटिन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो सारे नेम्स क्या हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है, वो लैटिन में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यही हमें पता करना था, तो यही आंसर हो गया कि कॉन्ट्ररी पूछा है। फिर भी हम लोग आगे देखते हैं कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस, ठीक है, एंड द सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये सही है, पर ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गलत हमें पता करना है कॉन्ट्ररी। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। और व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स आर टू बी इटैलिसाइज्ड, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड होगा, इटैलिसाइज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, लेकिन जो फोर्थ है वो भी गलत था क्योंकि जब हैंड रिटन होता है तो अंडरलाइंड होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं पर एक ही ऑप्शन है, तो मैंने चेक किया यहाँ पर क्या है, अंडरलाइंड था, ठीक है। तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, अंडरलाइंड। तो अब ये सही हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है, वो मैक्सिमम या फिर ऑल लैटिन में ही लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि ये कॉन्ट्ररी है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एनसीईआरटी के 4 पॉइंट्स ही आप देख लीजिएगा क्योंकि उसी से जो भी थोड़े से क्वेश्चन आए उन्हीं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। तो फिर से 2019 का क्वेश्चन, ये थोड़ा रिसेंट क्वेश्चन है एज कम्पेयर्ड तो नीट 2019 में।
तो आपको फिर से वही नोमेनक्लेचर पे बताना है अगेंस्ट, मतलब फिर से कौन सा गलत है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया और ये आपके और 3 ऑप्शन हो गए। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ भी एक एक करके चेक करते हैं। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, यही गलत है। जेनरिक क्या है, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। पर फिर भी आगे देखते हैं। हैंड रिटन नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, ये सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अगेंस्ट है ना, ये ध्यान रखना है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही, ये गलत है, ताकि उसका पहचान हो सके, इंडिविजुअल पहचान। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ये भी सही है क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया है कि प्रिंटेड है कि हैंड रिटन है, तो इटैलिसाइज्ड तो होना ही चाहिए, मतलब इसमें कंटेक्स्ट ये है कि प्रिंटेड होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा गलत है, क्योंकि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, नहीं स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये गलत है, अगेंस्ट द रूल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि द साइंटिफिक नेम, अच्छा साइंटिफिक नेम में ये सब कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और वो नाम उसी का होगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये सिर्फ मैंगो का नाम है और किसी का नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका से सब लोग मैंगो को ही सोचेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, चाहे मैंगो के नाम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है टॉटोनिम्स, ठीक है। टॉटोनिम्स क्या होते हैं, टॉटोनिम्स होते हैं कि सेम जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, तो जिस ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम होता है उसे हम लोग टॉटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। जो आईसीबीएन होता है मतलब प्लांट्स के नाम, अब वो आईसीएन हो गया मतलब प्लांट्स, फंगाई और एल्गे के नाम, उनमें टॉटोनिम्स नहीं होते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक और मतलब जेनस का नाम जेनरिक और स्पीसीज का नाम स्पेसिफिक एपिथेट वो सेम नहीं होगा। जैसे मैंजीफेरा नहीं हो सकता है, या कोई और नाम नहीं हो सकता है जिसमें जेनस और स्पीसीज का नाम सेम हो। लेकिन ICZN जो एनिमल से रिलेटेड है उसमें किसी भी स्पीसीज का मतलब किसी स्पीसीज का जेनरिक नाम और स्पेसिफिक नाम सेम हो सकता है। जैसे रेटस, इसमें देखिए ये क्या है, आपका जेनरिक नेम है और ये वाला स्पेसिफिक एपिथेट है, पर ये दोनों की स्पेलिंग में ये दोनों नाम सेम है। बाकी नोमेनक्लेचर के रूल है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, वो है अंडरलाइंड है क्योंकि हैंड रिटन है, पर दोनों का जेनरिक नेम और आपका स्पेसिफिक नेम सेम है, ठीक है। तो रैट को रेटस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम रैट का, और ये दोनों सेम है, तो ये टॉटोनिम है। तो टॉटोनिम अलाउड है जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स के नेम में, पर वो प्लांट्स, फंगी और एल्गी में अलाउड नहीं है टॉटोनिम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनेयस। तो लिनेयस के द्वारा जो मैंगो को डिस्क्राइब किया गया था उसका हमें सही नाम लिखना। अब क्योंकि ये सब मैंने हैंड रिटन लिखा है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, वैसे बुक में ये प्रिंटेड में था तो वो इटैलिक्स में था, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2019 क्वेश्चन है, थोड़ा रिसेंट है, तो अब नोमेनक्लेचर से ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर वैसे क्वेश्चन ये आते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने खोजा था, ठीक है, और बुक किसने लिखी थी, है ना, ऐसे क्वेश्चन क्योंकि पहले आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो अंडरलाइन होनी चाहिए क्योंकि हैंड रिटन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और जब आप बुक में देखिएगा एनसीईआरटी में 4 रूल्स है, तो उसमें एक रूल है कि जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, जिस साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया है, तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, और वो भी हम शॉर्ट में। जैसे इसको लिनेयस ने डिस्क्राइब किया था तो हम लोग लिनेयस में LINN लिन, ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ लिखेंगे। तो यहाँ कार्लस का नहीं रहता है, सिर्फ लिनेयस से लिन रहता है, तो इसका नाम हो जाएगा मैंजीफेरा। यहाँ थोड़ा सा ओवर राइटिंग है, ठीक है, पर यहाँ पर मैंजीफेरा लिखा है, तो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो कार्लिन ये तो नहीं होगा, सिर्फ लिन आएगा, तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने इसको खोजा था उनका नाम भी हमें लिखना है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना।
तो अगर ये प्रिंट में होता तो इटैलिसाइज होता, जैसे बुक में क्या था इटैलिसाइज था, पर क्योंकि मैंने इसको हैंड रिटन लिखा तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक सिमिलर एग्जाम में आया था, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक्स और वाई एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कॉम्पोनेंट है। दिस नेमिंग सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय जेड, और ये नेमिंग सिस्टम जेड के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो आपको एक्स वाई और जेड बताना है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई जेड तो किसने दिया था, तो जेड हमें पता है कार्लस लिनेयस ने दिया था। तो यहाँ पर जेड विटेकर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कार्लस लिनेयस। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्स जेनेरिक होगा कि वाई जेनेरिक होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है पहले क्या आता था जेनेरिक नेम, तो एक्स क्योंकि पहले लिखा है तो एक्स जेनेरिक नेम होगा, वाई हमारे स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्स वाई अगर है तो एक्स है जेनेरिक नेम और वाई है स्पेसिफिक एपिथेट, और किन्होंने दिया था तो जेड कार्लस लिनेयस ने, ठीक है। अब आर एच विटेकर कौन है, तो ये भी एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया था, एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बायोसिस्टमैटिक्स क्या है। तो इसी वीडियो में हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया भी था। नीट 2003 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बताना है कि बायोसिस्टमैटिक्स का एम क्या है, वो किसकी तरफ एम करता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब फाइलोजेनेटिक ट्री, मतलब उनके ओरिजिन्स की तरफ, ठीक है, वो किसके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ, हमने देखा था इकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, साइटोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का, ठीक है। और इन सब से कनेक्शन करके फिर हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के, उनके ओरिजिन क्या थे, है ना, क्या हो सकते हैं। तो बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, जो स्पीसीज़ हैं बहुत सारे, ठीक है, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। एंड इट्स ओरिजिन, तो उनका ओरिजिन क्या है, वो कॉमन एंसेस्टर या फिर वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं पहले, तो उनको स्टडी किया जाता है। इसमें क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी, वेरियस पैरामीटर, एक तरह से टेक्सोनॉमी में ही, ठीक है। तो उनके और रिलेशन निकाले जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी से यूज़ किया जाता है और उनके बीच में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाली जाती है, ठीक है, उनके कॉमन एंसेस्टर, उनके ओरिजिन। तो ये हमारा टॉपिक 1 पूरा हो गया। अगली वीडियो क्लास 3 में हम लोग टॉपिक 2 शुरू करेंगे। पहले बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में आगे बढ़ेंगे।